हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे का चीजें देखेंगे हम, ठीक है। जैसे 12 पॉइंट था, इसमें क्या था, वाई हैड द राजा failed. Why had the Raja failed to pay the revenue? To pay the revenue, ठीक है, revenue। तो ये बता रहा है, तो why had the Raja failed to pay the revenue? राजा ने, revenue मतलब राजस्व, ठीक है, राजस्व मतलब जो कंपनी ने रेंट मांगा था, मतलब जो कंपनी ने कर मांगा था, वो राजा ने राजस्व क्यों नहीं दिया, ये बताया। राजस्व मतलब कर, ठीक है। Who were the purchasers? Who were the purchasers? ठीक है, परचेजर्स एट द ऑक्शन, ठीक है। ऑक्शन मैंने नीलामी, ठीक है। नीलामी में हु वर द परचेजर्स मतलब खरीदार कौन थे। Who were मतलब पास्ट में चलेगा, who were the purchasers at the auction, नीलामी में खरीदार कौन थे, ठीक है। 14, तो इसमें क्या है, what does the story tell us about what was happening in the rural areas ठीक है, of eastern India, ठीक है, at that time, तो what does the story, यह कहानी tell us about what was happening in the rural areas of eastern India at that time। यह कहानी उस समय पूर्वी मतलब ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत के ग्रामीण, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में, स्थिति मतलब अबाउट, की स्थिति के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, स्थिति के बारे में क्या बताती है, ठीक है ना। देखो ईस्टर्न इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम, तो वहां की स्थिति के बारे में क्या बताती है ये बता रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट, यह कहानी उस समय ईस्टर्न इंडिया के रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थी के बारे में क्या बताती है, मतलब ठीक है ना। ये जो कहानी पढ़ रहे हैं अपन, ईस्टर्न इंडिया मतलब जो पूर्वी भारत है, वहां के जो रूरल एरियाज है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में क्या बताती है, मतलब वहां की, जैसे मान लो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति थी ये बताती है, ठीक है ना।
ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति थी ये बताता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 15 क्या बताता है भाई? 15 में अपन एक हेडिंग देते हैं, उससे पता चलेगा, हेडिंग में सही रहेगा। हेडिंग क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ unpaid revenue। अब देखो, बकाया राजस्व की समस्या। प्रॉब्लम मतलब समस्या, अनपेड जो बकाया है, रिवेन्यू मतलब राजस्व, ठीक है। जिसने कर नहीं दिया था, मतलब जो कर नहीं दे रहा था, तब कर नहीं देने पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि कंपनी ने तो ये लागू कर दिया था कि आपको कर देना ही है, आपको कर देना ही है। अगर आप कर नहीं दोगे तो आपको नीलामी, उस जॉब से आपको हटा दिया जाएगा, नीलामी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कर लाके देना है, इतने टाइम में इतना कर लाके देना है, ठीक है। कंपनी को तो कर चाहिए था। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अगर जो मतलब जो राजा या जो जमींदार हैं रिवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाते थे उतने टाइम में, या फिर रिवेन्यू पेड नहीं कर पाते थे, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? जो मतलब अपना जो रिवेन्यू है, जो मतलब रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं, वो रिवेन्यू पेड नहीं कर पाते थे, तो उनके साथ क्या समस्या आ रही थी? तो वही बता रहे हैं, बकाया राजस्व, जो रिवेन्यू उनका पड़ा रहता था, जो रिवेन्यू कंपनी को नहीं देते थे, तो कंपनी का जो रिवेन्यू टाइम पे आना चाहिए था जितना, वो आता नहीं था, तो उसके अनुसार जो बकाया पड़ा रहता था, तो जो बकाया था तब उस वहां की क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहां पे क्या हो रहा था, वो देखते हैं, ठीक है, समस्या, ठीक है। तो देखिए पहला, अब आप देख रहे हैं ना, कंपनी जो है वो एक अहंकार की तरह काम कर रही है, क्योंकि अहंकारी है तभी तो उसको कुछ चाहिए ना। अगर वो अहंकारी नहीं होता तो वो दूसरों को अच्छी चीज बांटता, वो उनके पास साइंस थी, वो साइंस भी बांटता, मतलब उसमें क्या था, पहले हमें दो, उसके बाद भी हम नहीं देंगे, तो वो तो उन्होंने चीजों को क्रिएट किया था। जब क्रिएट किया था तो भारतीय लोगों ने उन चीजों को देख लिया तो वो सीख गए, वरना वो बताने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर भी अहंकार था। जब तक अहंकार नहीं हटेगा ना, तब तक आप बाहरी शिक्षा कितनी ले लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको दोनों शिक्षा बहुत जरूरी है, बाहरी भी अंदरूनी भी। जब आजादी मिली थी तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जी, इन्होंने बाहरी और अंदरूनी नॉलेज ली थी, तब जाके इनको खदेड़ा था और लोगों को भी समझाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तब देखिए द स्टेट्स ऑफ द बुर्धान वर्धमान राज वर नॉट, ठीक है, वर नॉट द ओनली one solved during the
closing years of the 18th century, of the 18th century, ठीक है, 18th century, ध्यान दें। बर्धमान, बर्धमान मैंने आपको सिटी बताया था, ठीक है। तो बर्धमान की जमींदारी थी, जो बर्धमान की जो क्या थी, जमींदारी, ठीक है। बर्धमान की जो जमींदारी थी ऐसी नहीं थी जो 18वीं सदी के अंत में बेची गई, ठीक है। 18वीं सदी मतलब 18th सेंचुरी की सदी में वो चीज बेची गई, ऐसी बर्धमान की जमींदारी थी नहीं। मतलब बर्धमान की जमींदारी ऐसी नहीं थी जो 18वीं सदी के अंत में बेची गई, ठीक है। 18वीं सदी के अंत में जो बेची गई थी बर्धमान की जमींदारी ऐसी थी नहीं, समझ में, ऐसी थी नहीं उनकी, ठीक है। तो ओवर 75%, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ओवर 75%, ओवर 75% ऑफ दी जमींदार्स changed hands after the permanent, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सेटलमेंट, आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सेटलमेंट, ठीक है। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त के बाद लगभग 75% जमींदारियां हाथ बदल चुकी थी। मतलब उन्होंने अपना अलग ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त है, उसके बाद लगभग 75%, मतलब 75% जमींदारियां हाथ बदल चुकी थी। मतलब उसको कर देना नहीं था या देना था, ये बाद में पता चलेगा। अब देखेंगे क्या कर चुकी थी वो 75% जमींदार जो थे, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया था जो परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये चीज हुई, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट जो है, in introducing the permanent settlement, British officials helped, ब्रिटिश ऑफिशियल हेल्प इन ऑफ, क्योंकि ऐसा कर रहे थे, hoped, British officially hoped to resolve the problems they had been facing since the conquest of Bengal,
द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अंडरस्टूड? अब ये कैसे है? इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त हुआ था ना, तब 75% जमींदारों ने क्या किया था? अपना अलग ही हाथ कर लिया था, मतलब अलग ही कुछ करने लग गए थे। तो इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, जब अंग्रेज अधिकारियों ने ब्रिटिश ऑफिशियल हॉब्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल मतलब समझ रहे हैं, जब अंग्रेज अधिकारियों ने स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जब अंग्रेज अधिकारियों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जब ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज अधिकारियों ने स्थायी बंदोबस्त क्या किया? लागू किया, तो उनका उद्देश्य द हॉप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल। तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को हल करना था जिनका सामना उन्हें बंगाल पर कब्जा करने के बाद करना पड़ा था। मतलब क्या हुआ? एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। अब बंगाल पे कब्जा कर लिया था, कब्जा करने के बाद जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया। मतलब देखो अहंकार क्या कर रहा है? अहंकार ये कर रहा है कि पहले तो आपने यहां आके क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहां आके क्या किया? पहले तो हुक्म जताया उन पे, लोगों पे बंगाल के अंदर, ऊपर से उन पे, और वहां से किसी ने अगर आवाज उठाना शुरू किया या 75% जमींदार अलग अपना काम करने लग गए या कुछ हो गया, आवाज उठाना शुरू किया, तो इनके अहंकार को गुस्सा हो गया। ये अहंकार मतलब बढ़ने लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कब्जा किया है तो ये हमारी बात मानेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कब्जा करने के बाद, मतलब कुछ लोग आवाज उठा रहे थे इनके खिलाफ कि आप ऐसा मत करो, तो वो उसके बाद तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया? कुछ परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिए ताकि इन पे वो प्रॉब्लम्स ना आए और ये अच्छे से काबू कर सके और काम कर सके और उनको गुलाम बना सके। ये चल रहा था। आप देख लो, हिस्ट्री से ये सीखा जाता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो अहंकार को बढ़ाती है, कौन सी चीज ऐसी जो अहंकार को घटाती है। तो ये तो अहंकार को घटा रही है, अगर ये सही तरफ जा रहे होंगे तो, और ये अहंकार को बढ़ा रही है क्योंकि ये सही तरफ जा नहीं रहे। ब्रिटिश ऑफिसर समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो ये चीजें होती थी। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट जो है, बाय द 70s द by the 70s the rural economy in Bengal was in crisis with the recurrent famines and declining
agricultural output officially felt that, देखो अगर अपन देखें ऑफिशियली या ऑफिशियल्स लिख दो, एक ही बात है वो तो, ठीक है, एक बात तो कैसे है, ठीक है, ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल फेल्ट दैट agriculture trade and the revenue resources of the state could all भी लिख सकते हैं, बी सॉरी could all be आएगा, द आगे से could all be developed by increasing investment in agriculture, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। 1770 के दशक में, मतलब बाय 1770 के दशक में, 1770 के दशक तक बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मीन्स जो आपकी ग्रामीण रूरल एरिया जो है, ठीक है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। 1770 में रूरल इकोनॉमिक्स संकट में थी, सीधी सी बात है। 1770 के दशक तक बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी, ठीक है, बार बार अकाल पड़ रहे थे और कृषि उत्पादन घट रहा था, ठीक है। अधिकारियों का मानना था, ठीक है, official felt that agriculture, trade and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture। अधिकारियों का मानना था कि कृषि व्यापार और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, बढ़ावा देना होगा। तो ये बात कैसे हुई थी, मतलब 1770 के दशक तक जो वहां के गांव के रूरल एरियाज था, वहां की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या थी, बहुत ही संकट में थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो बार बार वहां अकाल पड़ जाने पे, अकाल मतलब जैसे बारिश हो गई तो मतलब मान लो फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, और या फिर ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो अकाल पड़ जाने के कारण और साथ में ना दिनों दिन क्या हो रहा था, कृषि उत्पादन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, आउटपुट है, वो क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि वहां की जो रूरल एरियाज की रूरल इकोनॉमिक्स है वो अच्छी नहीं थी, वहां पे कुछ सोर्सेस नहीं थे जिसकी हेल्प से हम फसल उगा सकें, एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, तो वो घट रहा था, एग्रीकल्चर आउटपुट घट रहा था, ठीक है, ठीक है। अधिकारियों का क्या मानना था, कंपनी के जो अधिकारी थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो कृषि है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर है, उसमें व्यापार ट्रेड में और राज्य के राजस्व मतलब जो राज्य का मतलब स्टेट के जो कर है, कर मतलब रिवेन्यू, स्टेट का जो रिवेन्यू है को बढ़ाने के लिए उन्होंने, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया था, मतलब जो उनकी कंपनी जो ऑफिशियल थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये डिसाइड किया था, उनका मानना था कि एक तो किसकी बढ़ोतरी हो, एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी हो। ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी नहीं होगी तो इनको कर नहीं मिलेगा, रिवेन्यू नहीं मिलेगा, इनको तो पैसा चाहिए था ना। ये इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे कि इनका इकोनॉमिक्स बढ़े, इनको फायदा हो, ये इसलिए बढ़ा रहे थे कि खुद को फायदा हो। तो
तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल है कौन? अहंकार है। तो अहंकार तो यही चाहता है ना खुद का फायदा हो। तो ये क्या क्या बढ़ाना चाह रहे थे? एग्रीकल्चर बढ़ाना चाह रहे थे, ट्रेड बढ़ाना चाह रहे थे, और स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे। मतलब ये बढ़ाना चाह रहे थे। मांग तो क्या करेंगे, यही वहां के कब्जा कर लिया तो ये बढ़ाना चाह रहे थे, तो निवेश को बढ़ावा देना होगा। ये इन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है। कृषि में अगर इन चीजों को देखो, कंपनी ने ये सोचा, क्योंकि वो तो अहंकारी है, तो उन्होंने सोचा कि 3 चीजें अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, खेती ज्यादा से ज्यादा हो, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, व्यापार ज्यादा से ज्यादा हो, और स्टेट का जो रेवेन्यू है ज्यादा से ज्यादा जमींदार लें और हमें आके दें। मतलब कंपनी को आके दें। ठीक है। तो ये इनकी मंशा थी। ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे।